गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करवाया था और सीक्वेंस एंड सीरीज़ में कल हमने फर्स्ट लेक्चर जनरल टर्म्स से रिलेटेड डिस्कस किया था, जिसमें हमने एन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पढ़े थे हमने। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, तो बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो स्टार्ट यहीं से हो रही है। तो मैंने बताया था कि सीक्वेंस जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट वन इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड वन इज़ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड वन इज़ द सम स्पेशल सीक्वेंस। ये टोटल आपके इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक जो हैं वो हैं। ये आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपने 10th लेवल में पढ़ रखा है। हम 10th लेवल को तो आज बेसिक रिवाइज करेंगे, पर हम फिर 11th के क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ जितने भी टॉपिक हैं, एपी भी आपका जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। आपका फर्स्ट जो पार्ट होगा दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सेकंड जो पार्ट होगा दैट इज सम ऑफ एन एपी, और थर्ड जो पार्ट होगा दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, फर्स्ट जो है दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल टर्म। ऐसे ही जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जनरल टर्म पढ़ेंगे, सम ऑफ एन एपी पढ़ेंगे, सम ऑफ जीपी पढ़ेंगे, और अर्थमेटिक मीन की बजाय वहाँ ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। बट सम स्पेशल सीक्वेंस में ये सिंगल ही है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं, 2 ही आती है, जनरल टर्म एंड सम ऑफ एन एपी आ जाती है इसके अंदर। क्लियर है? तो आज जो मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वो मैं आपको एपी की जनरल टर्म स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने 10th लेवल में पढ़ रखी है। तो आज 10th लेवल को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर हम 11th लेवल के अंदर पहुँच जाएंगे वहाँ पे। क्लियर? तो आप सब बच्चों को ये पता है कि कोई भी नंबर्स अगर सेम डिफरेंस को लेते हुए आगे चल रहे हैं, सेम नंबर ऐड करते हुए आगे चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एन एपी। उसको एक एपी बोला जाता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। अगर सेकेंड और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है 2 आ रहा है, दैट इज सेम एज थर्ड और सेकेंड का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑल्सो 2। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एन एपी, और इस डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज डी हेयर, और डी जो है उसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। क्लियर? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट टर्म जो है वो ए भी हो जाती है और A1 भी हो जाती है। क्लियर? तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि हर बार हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें अगली टर्म मिल रही है 2 + 2 4, 4 + 2 6। 2 का मतलब हम डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, डी ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए लेता हूं और उसमें मैं डिफरेंस डी ऐड कर देता हूं तो मेरी अगली टर्म जो है वो a + d हो जाती है। ऐसे फिर से डी ऐड कर देता हूं तो a + 2d हो जाती है। फिर से कर देता हूं तो a + 3d हो जाती है। मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हर बार मैंने इसमें d ऐड किया है, a देन a + d, a + 2d, a + 3d, और हम आगे चलते जा रहे हैं। क्लियर? तो बेसिकली एक एपी क्या है? इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम देन दैट इज कॉल्ड एन एपी। और एपी को जनरली इस तरीके से डिनोट किया जाता है, a + d, a + 2d, a + 3d, और आगे चलते रहते हैं। क्लियर? अब आप सबको पता है ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारी सेकेंड टर्म है A2, ये है A3। अब आप एक चीज़ देखिए ज़रा, यहाँ A1 लिखा हुआ है बट यहाँ पे D नहीं है, 0D है। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1D है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 2D है। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ कितने D है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास 3D है। क्लियर? तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो भी हम नंबर ऑफ टर्म पता कर रहे हैं D उससे एक लेस है। अगर मैं ऐसे ही चलता रहूं और an पर पहुंच जाऊं, क्लियर? चलते चलते अगर मैं an पर पहुंच जाऊं तो हमारी जो टर्म हो जाएगी वो a + n - 1 × d हो जाएगी आपकी। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है
जो भी नंबर यहां लिखा हुआ है डी उससे एक लेस है। अगर मैं यहां n लिख रहा हूं तो यहां क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये चीज पता कर ली कि एक एपी की nth टर्म जो होगी दैट इज डिनोटेड बाय a प्लस n-1 इंटू डी से डिनोट होगी आपकी। ठीक है। सो ये जो है हमारा, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड nth टर्म। ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक एपी की जो जनरल टर्म nth टर्म जो है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब इसके, ये तो हमने ऑलरेडी 10th लेवल पे पढ़ रखा है। ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज करो कोई मेरे को एक एपी दे देता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 5, -2 एंड -9, 12, 5, -2 एंड -9 एंड अप टू सो ऑन। आपको ये चेक करके बताना है कि एक एपी है या नहीं है। अगर ये एक एपी है तो इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, -7। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, -7। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, हर दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दिस इज एन एपी। यस, इट इज एन एपी। ठीक है। और हमें इसकी nth टर्म निकालनी है, तो सॉरी, हमें इसकी 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म हो जाएगी a प्लस 19d। वट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर, 12। वट इज द वैल्यू ऑफ d, d कितना है, -7। ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो और आपकी 20th टर्म जो है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी 20th टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 19 इंटू 7 और प्लस 12 कर देंगे, इसके अंदर आपकी 20th टर्म आ जाएगी। क्लियर। चलो ये पढ़ रखा है हमने, बस मैं बेसिक एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ सारे दोबारा से क्वेश्चन जो हैं। अब ये देखिए जरा, हमें जो है एक एपी की nth टर्म हमें ये दे रखी है 2n² प्लस n प्लस 1। ठीक है। और आपको ये बताना है कि ये एपी की nth टर्म होगी या नहीं होगी, ये हमें क्लियर करके बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी एपी की nth टर्म कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं हो सकती। अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है तो इसका मतलब वो गलत है। सम हो सकता है, nth टर्म कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं हो सकती। कैसे चेक करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। 1 पुट करेंगे इसके अंदर, 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे, सो दिस इज 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 एंड 2 10 और 1 11। 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 18 एंड 4 22। तो आप चीज नोटिस कीजिए, 4 11 और 22। ठीक है। ये तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका, यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है। तो ये एक एपी नहीं हो सकती। मैंने अभी बताया आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में अगर किसी के nth टर्म, हाँ लीनियर में होती तो डेफिनेटली एक एपी होती, क्वाड्रेटिक में कभी भी एपी नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये आपको पता लग ही गया होगा, 9 2 जा 18 एंड 4 22। क्लियर। तो डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक है। सब जो है ये 10th लेवल की बातें हैं आपकी। क्लियर है। तो नोट हो गया, सब बच्चों ने ये नोट कर लिया है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम 3 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो बेसिक एपी के ऊपर ही होगा। ठीक है। कल जो है वो हम थोड़े से क्वेश्चंस, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इस लेवल के भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखिए जरा। ठीक है। 11 17 23 which term of the AP? 11 17 23 is 551। उसने क्या कहा है, which term। क्लियर। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, चलते चलते आगे जाके 551 आ रहा है। तो हमें ये बताना है कि 551 जो है वो कौन सी टर्म होगी, उसका कौन सा नंबर आएगा आपका। तो जहां भी विच टर्म बोला जाता है वहां पे हम उससे an ले लेंगे।
ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 11 और डी की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 है। दिस इज इक्वल्स टू 551। दिस इज 11 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 551। दिस इज 6n 11 माइनस 6 5, उधर जाके माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो 6n इज इक्वल्स टू 546 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है 546 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 6 9 जा 54 एंड दिस n की वैल्यू 91 आ जाएगी। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड है, करते करते 551 का जो नंबर है वो क्या आएगा, 91 आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी लेवल के अंदर इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं, एपी जीपी सारे टॉपिक्स के ही। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो 10th लेवल के क्वेश्चन है, बड़े ईजी हैं ये क्वेश्चंस। आपको जैसे जैसे हम लेवल बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्लियर। और आपको जहाँ भी डाउट आता है वो आप डाउट जो है वो साथ में आप पोस्ट कर सकते हैं, डाउट जहाँ भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 25 and the 10th term is -3. Third term is 25 and 10th term is -3. Fourth question, and you have to find the 21st term, find out करके बतानी है। 10th लेवल में हम पढ़ते थे ये चीज़। थर्ड टर्म जो है आपको पता है a+2d हो जाएगी वो। 10th टर्म जो है वो a+9d हो जाएगी। क्लियर। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से हमारी दो इक्वेशनें बन रही हैं और दो इक्वेशनों को सोल्व करके हम ए और डी निकाल सकते हैं। ये तो एपी का सबसे बढ़िया रूल है कि एपी ए और डी पे काम करती है और ए और डी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो मैंने इससे एक इक्वेशन बना ली, इससे मैंने दूसरी बना ली, सेपरेट करेंगे दोनों को हम। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये ए से कट जाएगा, 2d माइनस 9d माइनस का 7d हो जाएगा एंड दिस इज 28। तो d की वैल्यू जो है वो हमारी -4 आ जाती है यहाँ से। क्लियर। इस d की वैल्यू को कहीं भी रख दो आप, इसमें पुट कर देते हैं हम। सो a+2 इंटू -4 इज इक्वल टू 25। दिस इज -8, उधर जाके +33 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 33 और d की क्या आ जा रही है -4 आ जा रही है। ठीक है, आपको 21st टर्म फाइंड आउट करके बतानी है। 21st टर्म क्या हो जाएगी, a+20d। पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर 33, पुट द वैल्यू ऑफ d हेयर -4। सो दिस इज 33 एंड दिस इज -80। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 57 आ जाएगा आपके पास, सॉरी 47 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, सीधी बात ये है, दो इक्वेशनें पता है, उनको सोल्व करके हमेशा से ही हम ए और डी निकालते आए हैं। ठीक है, ये हमने बहुत 10th लेवल में हमने पढ़े हैं। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, काफ़ी आपको काम आता रहेगा। mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m। क्लियर। एपी में 11th क्लास में आने के बाद ये m और n से रिलेटेड क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपको इन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है। देखो रिवर्स है, ये m 1/n है और n 1/m है, रिवर्स फॉर्मेट है। और आपको m nth टर्म की वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले mth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। सिमिलरली a+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस एन माइनस, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, ए से कट जाएगा
इसमें माइनस करेंगे तो d कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा m-1 और -n+1। इधर भी 1/n -1/m, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा तो आपके पास m-n इंटू डी रह जाएगा और इधर mn एलसीएम आ जाएगा तो दिस इज ऑल्सो m-n, ठीक है। ये डिवाइड में आ जाएगा तो m-n से m-n कट जाएगा या यहाँ भी कट कर सकते हैं हम। तो आपके पास d की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 1/mn आ रही है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसे रिवर्स फॉर्मेट के क्वेश्चंस में d और a हमेशा से सेम होते हैं और वो इनकी प्रोडक्ट होती है। अगर मैं बात करूं, ये देखिए जरा, सेकंड टर्म 1/7 है और सेवन्थ टर्म 1/2 है तो इसका d और a सेम होगा और वो इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब 1/14 हो जाएगा। अगर एमसीक्यू की बात करें तो आपको एमसीक्यू भी पता लग सकता है यहाँ से, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। d की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, हम इस d की वैल्यू को यहां रख देंगे हम। सो a प्लस m-n, d की वैल्यू 1/mn और दिस इज 1/n, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो m से m कट के 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। 1/n से कट गया, इसको भी उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू भी 1/mn आ जाएगी और d की वैल्यू भी 1/mn है आपके पास, ठीक है। a और d सेम हो गए, क्लियर। मैंने अभी यही बताया था आपको। mnth टर्म आपको निकाल के बतानी है, a प्लस mn-1 इंटू डी, n की जगह पे n-1, a और d की वैल्यू डाल दो तो दिस इज 1/mn, mn-1 और 1/mn, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, mn से mn कट के 1 आ जाएगा और ये 1/mn, ठीक है। ये कट गया, क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स mnth टर्म जो है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है आपकी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि वो जो मैंने रब किया है क्वेश्चन सेम उसी का है। दो इक्वेशनें कहीं भी हमें दे रखी हो, हमें उन दोनों को सोल्व करना है, d निकालना है, d पुट करके a निकालना है और उसके बाद जो भी टर्म पूछी जाए उसमें a और d की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। चलो आगे सुनो। तो ये भी हो सकता है आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़े हों तो वहाँ पे ये चीज़ें भी आपने डेफिनेटली जो हैं वो ज़रूर पढ़ रखी होंगी, ये चीज़ें जो हैं। अब चलते हैं हम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस 3, 7, 11, 4, 0, 7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 7, 11 and 407, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। आपको इसके अंदर एक तो ये पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दूसरा ये पता करना है कि एंड से 20th टर्म जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस जो है वो हमारा 4 है और लास्ट टर्म जो है वो हमें 407 दे रखी है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, d की वैल्यू 4, सो दिस इज 3 प्लस 4n-4 इज 407। 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 4 -1 उधर जाके प्लस 408 हो जाएगा। ये n की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 102 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स हैं, 102 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद ये भी पढ़ रखा है आपने, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम द एंड, कभी भी कोई टर्म एंड से फाइंड आउट करनी अगर पड़ जाए तो आपको क्या करना है, आपको आपकी सीक्वेंस को रिवर्स कर लेना है। इसको रिवर्स कर लीजिए आप, ठीक है। रिवर्स जब आप करेंगे तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी आपकी, क्लियर। और जो डिफरेंस है d,
अब देखिए स्टार्टिंग से जो d है वो 4 आ रहा है, जब हम रिवर्स करेंगे तो d माइनस का 4 हो जाएगा। ये खास बात है, कभी भी एंड से कोई टर्म निकालनी हो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाती है, और डिफरेंस जो है वो जो स्टार्टिंग वाला है उसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस लग जाएगा आपका। ठीक है जी, कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म। 20th टर्म का फॉर्मूला वही a + 19d। a की वैल्यू कितनी हो गई अब? 407, और ये हो गया -4, सो दिस इज 76। तो कितना आ जाएगा? 331। ठीक है, तो 331 आ जाएगा आपके पास। ये क्लियर? तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो 331 हो जाएगी। ठीक है, सब बेसिक बातें धीरे धीरे हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि जब हम अगले लेवल पे चलें तो एटलीस्ट हमें इन बेसिक बातों में दिक्कत ना आए कहीं पे भी। क्लियर हो रहा है सबको ये चीज़ें? ठीक है, चलो नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, चलो इसके बाद में एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम यहाँ से। क्लियर? इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली द xth yth एंड इफ ए बी एंड सी आर द xth yth एंड द zth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, 3 टर्म्स जो हैं वो हमें दे रखी है, xth yth और zth टर्म, और आपको प्रूव करके बताना है a इंटू वाई माइनस जेड, b इंटू साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, a के बाद b, y के बाद क्या आएगा? z, z के बाद क्या आएगा? x, b के बाद क्या आएगा? c, z के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब ध्यान से सुनिएगा, ये गिवन है और ये प्रूव करके बताना है। अब ध्यान से सुनना। xth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a + x - 1 इंटू डी। ठीक है, अरे यार nth का क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। वैसे xth का होगा a + x - 1 इंटू डी। मैंने जानबूझ के कैपिटल ए लिया है क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी दे रखा है। a जो है वो xth टर्म है, और xth टर्म का ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, b yth टर्म है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, और c का हो जाएगा a + z - 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से a की ये वैल्यू हो गई, b की ये वैल्यू हो गई, और c की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको a b c की वैल्यू यहां डाल देनी है। ठीक है, और इसको एक डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे भी याद रखिए कि एपी में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर हमेशा 0 होता है आपका। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, a इंटू वाई माइनस जेड, b इंटू जेड माइनस एक्स, c इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू ये वाली, a + x - 1 इंटू डी ब्रैकेट y माइनस जेड। ठीक है, a + y - 1 इंटू डी ब्रैकेट z माइनस एक्स, a + z - 1 इंटू डी ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है जी, हमने वैल्यू पुट कर दी। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है टर्म्स आपको। a दोनों से होगा, dx और d दोनों से होगा, ऐसे सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक स्टेप कर रहा हूं, दिस इज ay माइनस az, दिस इज dx, इससे होगा तो दिस इज dxy, दिस इज dxz, दिस इज माइनस dy, एंड दिस इज प्लस का dz। ठीक है, ये हमारी एक पैटर्न की टर्म आई है आपकी, ay az dxy और माइनस dxz, ऐसे माइनस dy और माइनस प्लस का dz। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हम चलेंगे, दिस इज az माइनस ax, ये आ जाएगा dyz माइनस dyx। ठीक है, और देन माइनस d को इससे करेंगे, दिस इज माइनस का dz प्लस का dx, दिस इज ax माइनस ay प्लस dzx माइनस dzy,
देन माइनस डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टर्म आ गई। सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में कट जाएंगे, देख लेना, सब नेगेटिव पॉजिटिव सब टर्म एक दूसरे से कट जाएगी। फाइनल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्वेश्चन में ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये आपको काफ़ी सारी टर्म्स लिखनी पड़ रही हैं। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जस्ट वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है। क्लियर हो रहा है सबको ये? ठीक है, तो हमने इसमें टोटल 9 एग्जाम्पल्स तक जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर इसका लेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बचे हुए क्वेश्चन जनरल टर्म के ही, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेवल आपने 10th लेवल में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है सबको? चलिए।